This is Agha Shahrir Khan. Today we are going to discuss BRICS. ब्रिक्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैब्लिश की गई थी इन ऑर्डर टू चैलेंज द डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज पर्टिकुलरली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन द ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, या फिर जो डॉलर डोमिनेशन है या जो यूएस की पॉलिसीज़ हैं लाइक यूनिलैटरल सैंक्शंस, उनको चैलेंज करने के लिए बनी थी और जो है वो ग्लोबल साउथ को यूनिफाइड करने के लिए बनी थी। बट अगर आज मैं ये कहूँ कि ब्रिक्स इज़ मोर डिवाइडेड देन एवर तो ये गलत नहीं होगा। सो द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू द ड्रीम ऑफ यूनिफाइड ग्लोबल साउथ। इसका आंसर हमें नज़र आता है रिसेंटली हेल्ड 17th समिट ऑफ ब्रिक्स that was held on 6th and 7th जुलाई इन ब्राज़ील। जो मीडिया की सबसे ज़्यादा अटेंशन थी इस समिट के ऊपर वो थी द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जी जिनपिंग। अच्छा, प्यूटिन का समिट का पार्ट ना बनना या उनकी एब्सेंस तो हमें समझ में आती है, पर्टिकुलरली आफ्टर वारंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो उनके ऊपर है बिकॉज ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर जो इंटरनेशनल ट्रैवल है उसको अवॉइड करते हैं। बट जी जिनपिंग का ना होना इस समिट में काफ़ी रेड फ्लैग्स को रेस कर देता है। उसमें जो सबसे पहला रेड फ्लैग ये है कि जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी पोजीशन टुवर्ड्स वेस्ट वो उस तरह से क्लियर या कंक्रीट नहीं है जैसे कि पहले रशिया, चाइना या ब्रिक्स की हुआ करती थी। उसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा। जो ब्रिक्स का इस समिट का जो जॉइंट डिक्लेरेशन है उसके अंदर पहली दफ़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को नाम लेकर कंडेम या क्रिटिसाइज नहीं किया गया। यस, यूएस की जो यूनिलैटरल पॉलिसीज़ हैं लाइक टैरिफ वॉर, यूनिलैटरल सैंक्शंस, उनको कंडेम किया गया, क्रिटिसाइज किया गया, बट यूएस का नाम कहीं पर भी मौजूद नहीं था। तो ये बात साफ हमें नज़र आती है कि जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके अंदर हमें डिवाइड नज़र आती है। फॉर एग्जांपल चाइना, रशिया एंड ईरान वो डायरेक्टली जो है वो चैलेंज करना चाहते हैं यूएस की डोमिनेशन को, उनका नाम लेके क्रिटिसाइज करना चाहते हैं। बट दूसरे मेंबर कंट्रीज़ अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, यूएई, इजिप्ट, वो अपनी अलाइनमेंट जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ है उसको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। जो उनकी यूएस के साथ पार्टनरशिप है उसको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। सो इन अ नटशेल हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ हैं उनका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पुल दोनों हमें अपोजिट डायरेक्शन में हमें नज़र आता है। जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी जो स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट है वो उस तरीके की नहीं है, या ब्रिक्स के जो एजेंडा है या जो ऑब्जेक्टिव्स है उससे सिंक्रोनाइज होती हुई हमें नज़र नहीं आती। और जो ब्रिक्स का ड्रीम था टू चैलेंज द वेस्टर्न डोमिनेशन वो हमें कुछ हद तक डाइल्यूट होता हुआ नज़र आता है। फिर दूसरी एग्जांपल ब्रिक्स की अगर हम पास समिट की जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन उठाएं या उसके ऊपर बात करें तो हमें बड़ी जो है वो डॉलर डोमिनेशन को चैलेंज करते हुए हमें ब्रिक्स नज़र आती है। ब्रिक्स पे की जो है वो बात हुआ करती थी, क्रिप्टो करेंसी की बात हुआ करती थी, एक न्यू करेंसी की बात हुआ करती थी ब्रिक्स में। और इसी की तरह से जो उन्होंने जो है पेमेंट टास्क फोर्स के नाम से एक इंस्टीट्यूशन बनाया था जिसका मकसद ही यही था कि डॉलर की डोमिनेशन को जो है वो चैलेंज किया जाए। बट इस समिट में वो भी हमें कहीं पर ज़्यादातर बात होती हुई दिखाई नहीं दी। फिर एक और क्रैक जो हमें ब्रिक्स की मेंबरशिप में नज़र आया वो था रिगार्डिंग पाकिस्तान। इससे पहले इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को लेबल किया, ब्रैकेट किया टेररिस्ट स्टेट्स के साथ, और ब्रिक्स के जॉइंट डिक्लेरेशन में ये चीज़ मौजूद रही है। बट इस दफ़ा जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर अगेन इंडिया फेल्ड टू डिक्लेयर पाकिस्तान एज अ टेररिस्ट स्टेट।
और इंडिया पाकिस्तान का नाम लेकर भी क्रिटिसाइज कंडेम नहीं कर पाया। यस, इंडिया ने पहलगाम इंसिडेंट को कंडेम किया, उसमें होने वाली टेररिज्म को कंडेम किया, बट इंडिया अगेन फेल्ड जो है कि वो पाकिस्तान का नाम इंक्लूड नहीं कर पाया, ना ही जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं शायद लाइक लश्कर तैयबा एंड जाशे मोहम्मद, उनका नेम भी इंक्लूड नहीं करा पाया ब्रिक्स के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में। अगेन दैट इज द प्रूफ, ईसीओ के ऊपर भी वहां पर उनको जो है वो फेलियर का सामना करना पड़ा, एंड सेम इज द केस विद ब्रिक्स एज वेल। ये बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चाइना, ईरान, जिनकी वजह से जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टांस लेने में इंडिया अगेन नाकाम रहा। अगेन अ काइंड ऑफ ए डिसएग्रीमेंट अमंग द मेंबर कंट्रीज। फिर एक और अगर मैं बात करूं क्रैक की या डिसएग्रीमेंट की या एक न्यू इशू की ब्रिक्स के अंदर, जो कि आगे चल के जो है वो डिवीजन की वजह बन सकता है, वो है ब्रिक्स का स्टांस ऑन द सीट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या इनलार्जमेंट ऑफ द परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। याद रहे, ब्रिक्स का हमेशा स्टांस रहा है कि ग्लोबल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस को इस तरह रिफॉर्म किया जाए कि वो न्यू ग्लोबल ऑर्डर के अकॉर्डिंग मौजूद हों, लाइक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्रिक्स ने हमेशा सपोर्ट किया है परमानेंट मेंबरशिप ऑफ इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, बट आफ्टर द अराइवल ऑफ इजिप्ट एंड इथियोपिया इन ब्रिक्स, तो अफ्रीका के अंदर परमानेंट मेंबरशिप जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, उसका एक तरह से कंपटीशन शुरू हो गया है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ परमानेंट मेंबर। अब ब्रिक्स अगर साउथ अफ्रीका को जो है वो सपोर्ट करती है, उनकी बिड को सपोर्ट करती है, तो जो बाकी के कंट्रीज हैं इजिप्ट और इथियोपिया, वहाँ पर उनको मसला होगा। सो अ काइंड ऑफ ए डिसएग्रीमेंट, या जैसा मैं कह रहा हूँ कि मोर डिवाइडेड देन एवर, वो हमें यहाँ से भी चीज़ हमें नज़र होती हुई दिखाई देती है। फिर एक और इशू हमें नज़र आया जी, ईरान ओपनली कंडेम द जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ ब्रिक्स, जो कि इससे पहले कभी भी नहीं हुआ कि किसी मेंबर कंट्री ने ओपनली क्रिटिसाइज किया। और उसकी क्या वजह बनी कि ब्रिक्स कॉल फॉर टू स्टेट सोल्यूशन इन पैलेस्टाइन, और आपको पता है ईरान जो है वो इसराइल को एज अ स्टेट जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। सो ईरान इज ऑलवेज अगेंस्ट द टू स्टेट सोल्यूशन, वो कहता है एक ही स्टेट है एंड दैट इज द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। सो अगेन a member country openly criticized the joint declaration of BRICS। इसके अलावा अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें या अगर हम बात करें जो है वो टेंजिबल आउटकम्स की, तो हमें नज़र आता है कि ब्रिक्स के जो टेंजिबल आउटकम्स में कि एक प्रपोजल दिया गया है कि न्यू इंस्टीट्यूशंस का ऑन द पैटर्न ऑफ वर्ल्ड बैंक मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, कि ब्रिक्स में भी इस तरह का एक इंस्टीट्यूशंस होगा कि दुनिया में या ग्लोबल साउथ में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट हो तो वो इंस्टीट्यूशन उस इन्वेस्टमेंट की गारंटी देगा इन ऑर्डर टू स्पीड अप द पेस ऑफ डेवलपमेंट इन द कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ब्रिक्स के सबमिट की, तो वही ट्रेडिशनल बातें थी जो इससे पहले होती हैं कि भाई ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करेंगे, ख़ासतौर पे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में जो वोटिंग शेयर है उसको रिफॉर्म होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अभी करंट पैटर्न को देखें वोटिंग शेयर को, तो मैं अगर वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो यूएस का शेयर 15 वोटिंग राइट जो है 15.9% है, और आईएमएफ में यूएस का जो वोटिंग राइट है वो 16.49% है। और ये चाइना, जर्मनी और जो है वो जापान को, तीनों को मिला के उनसे ज़्यादा है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है उनका स्ट्रक्चर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो ग्लोबल ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग बनाया गया था, बट क्योंकि अब जो है वो काफ़ी अरसा गुजर गया है और दुनिया में जो स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल वो चेंज हो चुका है, तो अब इसको भी जो है वो चेंज होना चाहिए। दैट इज़ द डिमांड ऑफ ब्रिक्स एज वेल। क्लाइमेट चेंज के ऊपर जी न्यू ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया और एक जॉइंट एक्शन की बात की गई। अगेन ये हर साल होता है। सो इन अ नटशेल हम ये कह सकते हैं कि ब्रिक्स की जो 17 समिट है उसमें हमें नज़र आता है कि ब्रिक्स इज़ मोर डिवाइडेड देन एवर। ब्रिक्स के फ्यूचर का क्या होगा,
क्या ब्रिक्स इसी तरीके से जिस तरह पहले वेस्टर्न डोमिनेशन को चैलेंज करती हुई आई है इसी तरीके से कर पाएगी? आई डू नॉट थिंक सो। द रीज़न वाई द प्रेजेंस ऑफ मेंबर कंट्रीज जो कि वेस्ट के साथ अपनी जो अलाइनमेंट है उसको सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।